साथियों नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। लेकिन आपकी तैयारी को और धार देने के लिए, आपकी तैयारी को और सुदृढ़ बनाने के लिए मैंने एक सीरीज शुरू की है। इस सीरीज के अंतर्गत मैं पिछले 5 साल के जो MPPSC प्री के पेपर हैं उनमें एमपी के पूरे पेपर का नहीं, MPGK के जो 30 से 35 प्रश्न आते हैं उनके लिए मैंने PYQ सेलेक्ट किए हैं। यानी कि पिछले 5 वर्षों में आपके MPPSC प्री के पेपर में MPGK के जो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनकी मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंतर्गत मैंने एक वीडियो अभी तक बनाया है जिसमें मैंने 2023 के जो PYQ हैं MPGK के उनका वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप लोग जा करके देखिए। तो इस सीरीज के दूसरे वीडियो में मैं आज आप सभी लोगों के सामने 2020 में जो MPPSC प्री का पेपर हुआ था उसमें MPGK का जो PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 में जो प्रश्न आए थे उनको मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने का सोचा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे इस प्रकार के हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि MPPSC प्री के एग्ज़ाम में हर वर्ष 30 से 35 प्रश्न आते हैं। 2020 में MPGK से 35 प्रश्न आए थे। तो इस वीडियो में हम इन 35 प्रश्नों पर जो है तो चर्चा करेंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुल वनों में कितने प्रतिशत भाग पर सागौन का वृक्ष पाया जाता है या सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो उस समय यानी कि 2020 के समय में 19 यानी कि 19.4% जो है तो आपके सागौन के वृक्ष पाए जाते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इसके आसपास सबसे सटीक डाटा जो है वो 20% का दिखाई देगा। तो इसका आंसर बी है और 20% जो है तो सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों, हमने जो 2023 का MPGK का PYQ देखा था उसमें भी हमने वनों से संबंधित एक प्रश्न देखा था। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि एक प्रश्न था कि मध्य प्रदेश में निम्न में से किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं, जिसमें मानसूनी वन थे, अल्पाइन वन थे, कांटेदार वन थे। तो इस तरीके से हर बार वन से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको वन वाला जो टॉपिक है MPGK का उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग उसको पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, बेतवा नदी कहां से निकलती है। तो बेतवा नदी जो है तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 2 पर्वत हैं, 2 पर्वत श्रेणियां हैं। ये आपका जो है तो सतपुड़ा है, ये आपका जो है तो विंध्याचल है। और हम जानते हैं कि भोपाल के आसपास जो है तो सतपुड़ा हमारा जो पर्वत श्रेणी है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के आसपास से ही रायसेन के कुम्हरा गांव से जो है तो आपकी बेतवा नदी निकलती है, और रायसेन जो है तो सतपुड़ा पहाड़ियों के आसपास पड़ता है। तो इसलिए इसका जो उद्गम स्थल होगा वो सतपुड़ा पहाड़ी होगा। तो विंध्याचल पहाड़ी आपके ऊपर पड़ जाती है तो वहाँ से नहीं होगा। पश्चिमी घाट तो सवाल ही नहीं उठता, मध्य प्रदेश किसी तरह से वहाँ से जुड़ता ही नहीं। अरावली पहाड़ी से भी सवाल नहीं उठता कि वहाँ से निकलती है, क्योंकि ये राजस्थान में पड़ती है। तो इस तरीके से जो है तो दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है तो आपका बी होगा। इसके बाद अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। साथियों, आप जानते हैं ये पिछला प्रश्न जो मैंने नदी का देखा, तो हर बार नदी से 1 से 2 प्रश्न आते हैं, तो आपको नदी का भी टॉपिक पढ़ना होगा। आप पिछला वीडियो देखेंगे हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें भी आप पाएंगे कि नदी से आपको 2 प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न है पूर्णा किसकी सहायक नदी है, और इसी तरीके का एक प्रश्न और नदी से है। तो हर बार 2 प्रश्न जो है तो आपको नदी से देखने को मिलते हैं। तो अब तीसरा प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। तो किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, उत्तरी भाग। जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश का जो ये ऊपर का भाग है, यहाँ पे वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, क्योंकि मार्च के समय में कर्क रेखा जो है तो ऊपर की तरफ खिसकती है। इसलिए जो है तो यहाँ का वार्षिक तापांतर अधिक होता है, और यहाँ पे महाद्वीपिता का प्रभाव भी पाया जाता है, यानी कि गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, और हमारा चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है।
तो मध्य प्रदेश का जो ग्रीष्म ऋतु का समय होता है उसमें औसत तापमान किधर से किधर की ओर बढ़ता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, तो किधर की ओर बढ़ता है? तो इसका हमारा आंसर है सी, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। अभी देखिए हमने एक प्रश्न पढ़ा कि वार्षिक तापांतर किधर अधिक होता है, तो हमने देखा कि उत्तर की ओर। तो जब उत्तर की ओर वार्षिक तापांतर अधिक हो रहा है यानी कि उत्तर की ओर ही तो तापमान बढ़ेगा, तो औसत तापमान किधर से किधर को बढ़ता है? दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। ठीक, इसके बाद पांचवा प्रश्न है हमारा आधात्विक खनिज। क्या आधात्विक खनिज जो है तो निम्न में से कौन सा है? तो इसको आप लोग देख के बता सकते हैं कि कौन सा है। इसमें संगमरमर जो है तो आपका आधात्विक खनिज है, बाकी मैग्नीज, चांदी, सीसा ये आपके धात्विक खनिज हैं। इसके बाद तो यहाँ पे आप देखिए कि खनिज से प्रश्न आया है। हर बार खनिज से दो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, एक करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, एक स्टैटिक जीके से रिलेटेड होता है। तो आप खनिज को भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पहले चौथा जो प्रश्न था वो जलवायु से था, जलवायु से भी हर बार प्रश्न आता है। पिछली बार भी जलवायु से, यानी कि 2023 का पेपर देखिए जो पिछला वीडियो है हमारा, उसमें भी जलवायु से प्रश्न आए हुए हैं। तो आप ये चीज़ देखेंगे एमपीपीएससी में कि जो एमपीजीके के टॉपिक हैं हर बार उसने कुछ 15 से 20 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, उससे ही वो क्या करते हैं, प्रश्न देते हैं। अगर आप लोग वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैंने एक लिंक डाली हुई है जिसमें मैंने एमपीजीके के कुछ महत्वपूर्ण 20 से ज़्यादा टॉपिक्स बताए हैं जहां से हर बार प्रश्न आते हैं। अगर आप उन 20 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 20 से 25 प्रश्न जो है तो उन टॉपिक से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद छठवें प्रश्न की ओर चले। छठवां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? ये देखिए आपको फिर से दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल गया खनिज से। तो यहाँ से खनिज से क्या है कि कई सारे प्रश्न आते हैं हर बार एमपीजीके में, मिनिमम 2 तो आते ही आते हैं। तो निम्नलिखित में खनिज मध्य प्रदेश में कौन सा पाया जाता है? तो इस विकल्प को देखें तो इसके अनुसार हीरा ऐसा खनिज है जो कि मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं पाया जाता। इसके बाद सातवां प्रश्न है मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश का जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा में अवस्थित है। अब इसका नाम बादल भोई संग्रहालय है। पिछले वीडियो में आप देखेंगे तब भी मैंने बताया था कि आपको या तो पर्यटन से प्रश्न आता है, अगर पर्यटन से नहीं आ रहा तो वो आपको किसी न किसी संग्रहालय से प्रश्न देगा। तो देखिए यहाँ पे 2020 में आपके जो है तो संग्रहालय से प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद आठवें प्रश्न की ओर चलें तो आठवां प्रश्न है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, देखिए यहाँ पे आप एक चीज देखिए, 3 प्रश्न जो है तो आपको कहाँ से मिल गए हैं? सिर्फ खनिज से मिले हैं, और उसमें से 2 प्रश्न आपको हीरा धातु से संबंधित है। ये देखिए आपका हीरा, अभी आप 2024 का पेपर देखेंगे वहां पर भी हीरे से संबंधित प्रश्न जो है तो आया हुआ है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हर बार खनिज से 3 से 4 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो खनिज आप अच्छे से पढ़िए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हीरा। इसके बाद जो है तो आगे चले हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है 9वां, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है, किस बेसिन से? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चंबल नदी जो है तो उत्तर प्रदेश में जा करके यमुना नदी से मिल जाती है। तो यानी कि इसकी कौन सी बेसिन होगी चंबल की? तो यमुना बेसिन होगी, क्योंकि वो चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है और यमुना बेसिन में जा करके मिलती है। तो इसका आंसर होगा यमुना बेसिन। इसके बाद 10वां प्रश्न है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जैसा कि हम जानते हैं गांधी सागर, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप, ये 3 जो बांध हैं ये किस पर बने हुए हैं? तो चंबल नदी पर बने हुए हैं। ये बांध जो है तो आपके कोटा राजस्थान में है, और मंदसौर में गांधी सागर है, महाराणा प्रताप का भी राजस्थान में है। तो इस तरीके से ये जो बांध बना हुआ है ये चंबल नदी पर है। यहाँ पे आप देखिए 2 प्रश्न जो है तो आपको चंबल से मिल गए। तो हर बार नदी से भी 3 से 4 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न सॉल्व करने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ से प्रश्न आएगा, यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। यहाँ से हमें ये देखना है कि जो है तो किस तरीके के किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं और हमें कैसा पढ़ना है। यानी कि आपको इस पेपर का उपयोग जो है तो एक साइन बोर्ड की तरह करना है। जैसे हम कहीं रास्ते में जाते रहते हैं तो किसी शहर के लिए जो दिशा निर्धारण के लिए जो बोर्ड लगे हुए होते हैं उस तरीके के आपका PYQ प्रश्न होता है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है 11वां मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, जिसमें ऑप्शन ए है चावल, दूसरा बी है और तीसरा सी है, चौथा है आपका बाजरा। तो इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा? तो गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। अगर यहाँ पे सोयाबीन दे दिया होता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, लेकिन उसने सोयाबीन नहीं दिया है तो आप आसानी से इसका बी ऑप्शन गेहूं टिक कर सकते हैं।
हर बार आपको फसल से यानी कृषि से भी एक प्रश्न से दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है। ये पुराना डाटा है 2016-17 का, आपको अभी 20-21 का डाटा या 22-23 का डाटा जो आया है उसको याद करना है। तो इसका आंसर आपका 12वें का डी नंबर का होगा। 34.14% जो है तो आपका कृषि क्षेत्र में, फसल क्षेत्र में विकास दर देखने को मिली है। तो आप देखिए ऊपर वाला प्रश्न भी फसल से संबंधित था, 12वां प्रश्न भी फसल से संबंधित है। यहाँ पे फसल से दो प्रश्न आए हैं, कृषि से हर बार प्रश्न आते हैं, तो आपको कृषि टॉपिक को भी पढ़ना है। इसके बाद 13वां प्रश्न देखें तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किया जाने वाला निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है। पहले स्पष्ट रूप से खेल जो है तो आता था, अब खेल को जो है तो एमपीपीएससी प्री के सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन अब खेल का जो प्रश्न है वो कैसे आएगा, वो प्रश्न आएगा आपके करंट अफेयर्स से। देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है तो जो अभी हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज हुई है, जिसमें इंडिया 3-0 से जो है तो न्यूजीलैंड से हार गया है, तो ये प्रश्न जो है तो आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें इंडिया की बहुत बुरी हार हुई है। और ये बहुत ही पिछले कई सालों में, शायद 90 वर्षों में ऐसा हुआ है कि जब न्यूजीलैंड ने हमारे यहाँ कोई सीरीज जीती है, वो भी टेस्ट सीरीज। तो इसलिए ये प्रश्न आपके प्रासंगिक है और ये प्रश्न बन भी सकता है और स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। इसके बाद 14वां प्रश्न अगर हम देखें, इसका आंसर होगा विश्वामित्र, है ना। इसका आंसर क्या होगा, विश्वामित्र। अब 14वां प्रश्न अगर हम देखें तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये है आपके जबलपुर में। इसका आंसर सी होगा, तो आप लोग इसका आंसर सी माने। इसके बाद 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन है। ये आपके इतिहास में जो रियासतों वाला भाग है उसमें भोपाल रियासत है, वहां से ये प्रश्न इतिहास से आया हुआ है। तो इसका जो है आंसर होगा आपका, आप इसका विकल्प ए, दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान ने ही भोपाल रियासत की स्थापना की थी। इसके बाद जो है तो 16वां प्रश्न अगर हम देखें, 16वां प्रश्न है हमारा, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ है। ये भी प्रश्न जो है तो आपकी रियासत से है, ये रियासत बुंदेला रियासत से ये प्रश्न जो है तो आपका आया हुआ है। तो इसका आंसर है गहोरा। ये प्रश्न बहुत टफ था और हालांकि तब तो मैंने प्री दिया नहीं था, लेकिन मैंने बाद में पेपर जो देखा और लोगों का रिव्यू देखा तो ये प्रश्न जो है तो पहली बार इस तरीके का प्रश्न आया था, तो इसका आंसर गहोरा था। लोगों ने अलग अलग जो है तो इसके आंसर लगाए थे, हालांकि कुछ लोगों ने सही भी लगाया था। इसके बाद 17वां प्रश्न अगर हम देखें तो 17वां प्रश्न है हमारा, ये मध्य प्रदेश में जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड था, यानी कि खिलजी और उसके आसपास का समय था, वो जो है तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में वहां से प्रश्न आया है। ये मांडू विजय, दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था। तो यह जो है तो अमीर खुसरो, जो कि खिलजी के क्या थे, खिलजी के वो थे, उसके दरबार में रहने वाले कवि थे। हालांकि ये बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे राजाओं के दरबार में रहे, पर ये खिलजी के समय जो है तो उन्होंने यह वक्तव्य कहा था। इसके बाद जो है तो 18वां प्रश्न है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। तो इसकी समिति में आप यहाँ पे प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री विकल्प ए है आपका, बी विधानसभा का अध्यक्ष है, सी गृह मंत्रालय के प्रभारी हैं और डी राज्यपाल हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं राज्यपाल किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न नहीं होते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा राज्यपाल। कौन शामिल नहीं होता, तो राज्यपाल शामिल नहीं होता है, बाकी ये तीनों लोग जो है तो 3 सदस्यीय जो समिति होती है उसमें शामिल होते हैं। तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। ये प्रश्न आपके आयोग से आया हुआ है, हालांकि अब आयोग को बहुत सीमित कर दिया गया है। आयोग से सिर्फ 2 लाइन में आयोग का सिलेबस खत्म कर दिया गया है, पहले ये इससे 10 नंबर के प्रश्न आते थे। तो 18वें प्रश्न के बाद आगे हम चलें 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न है, भीम बैठका की खोज किसने की थी। तो भीम बैठका की खोज ये तो बहुत ही चर्चित और बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है, और इसकी खोज जो है तो विष्णुधर वाकणकर ने इसकी खोज की थी। ये हमारे यहाँ का जो यूनेस्को में शामिल किया गया पर्यटन स्थल भी है। इसके बाद 20वां प्रश्न देखें तो हमारा 20वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आपको यहाँ पे देखने को ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा कोरकू, तीसरा भील, चौथा कोल। तो यहाँ पे जो है तो आपका भील आंसर जो है, भील आपका सही आंसर है। सर्वाधिक जनजाति जो है जनसंख्या में भील पाई जाती है, लेकिन क्षेत्रफल में क्या अगर बात करें तो गोंड पाई जाती है। गोंड बहुत सारे एरिया में फैली हुई है, भील जो है तो केंद्रित है। इसके बाद हमारा 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न है, पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 2020 में ये पेपर हुआ था और
20 या 19 में जो है तो भूरीबाई को पद्मश्री मिला था। इसके कारण वो चर्चा में थी, तो ये प्रश्न आया था और ये चित्रकारी से संबंधित हैं। तो जो भूरीबाई हैं वो किससे संबंधित है? चित्रकारी से संबंधित हैं। इनका जो पेशा है वो चित्रकारी का है। इसके बाद 22वां प्रश्न जो है, यहाँ से आप देखें ये प्रश्न जो है तो आदिवासी व्यक्तित्व से भी मैच करता है और करंट अफेयर से भी मैच करता है। तो ये दोनों जगह से जो है तो प्रश्न आप इसको मान सकते हैं। यहाँ से हर बार 1 से 2 प्रश्न आते हैं जनजातियों से। व्यक्तित्व वाले भाग से कभी किसी का नाम पूछता है, वास्तविक नाम, तो कभी किसी के युद्ध में शामिल होने का समय पूछता है, तो कभी उनके द्वारा कोई विशेष कार्य जो किया गया होता है उसको पूछता है। तो इस तरीके से हर बार जनजातियों से प्रश्न आता है। जनजातियों को आपको व्यक्तित्व वाले भाग को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद प्रसिद्ध जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं जिनका नाम कैलाश सत्यार्थी है, उनसे 22वां प्रश्न है हमारा। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म जो है तो विदिशा, यानी इसका डी ऑप्शन जो है तो सही होगा। डी ऑप्शन यानी कि विदिशा से जो है तो इनका कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म हुआ था। इनके द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन चलाया जाता है, एक संस्था है इनकी बचपन बचाओ, जिसके द्वारा जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं अगर उनको कहीं किडनैप कर लिया जाता है, ज़बरदस्ती उनसे जो है तो मजदूरी कराई जाती है, उनके बाल शोषण किया जाता है, ऐसे लोगों को क्या है कि वो आश्रय देते हैं। ऐसे लोगों को अलग अलग जगहों से ढूंढ करके उनको मुक्ति देने का या मुक्त कराने का काम जो है तो करते हैं और ये अपने जो है तो आश्रम में उनको रखते हैं और उनका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखते हैं। इसके बाद इनको शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इसके बाद जो है तो 23वां प्रश्न है हमारा। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये उस समय पे बड़ा चर्चित प्रश्न था और ये सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है भारत का या मध्य प्रदेश का। ये है आपके रीवा में। अब भारत में दूसरा हो गया है, ये अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है 750 मेगावाट का। ये रीवा के मऊगंज में है, वो हमारे साइड पड़ता है। ये जब हम लोग अपने गांव जाते हैं रीवा तो वहाँ पे ये जो है तो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो है तो 24वां प्रश्न है, अगर यहाँ पे देखें 24वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था या कब किया गया था? तो इसका आंसर जो है ए होगा, 1 फरवरी 1994। ये प्रश्न जो है तो आपके आयोग से आया हुआ है। अब आयोग उतना ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रहा है, फिर भी 1 से 2 प्रश्न आयोग से आएंगे और इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, जो मतलब कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आयोग की, उसको जरूर पढ़ना है। तो 24वां प्रश्न का आंसर जो है तो ए होगा, 1 फरवरी 1994। इसके बाद 25वां प्रश्न है हमारा, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो इसका आंसर जो है तो आपका बी होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत जो है तो एमपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद 26वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम ऑप्शन इसका डी जो है नंदराम जो है तो ये होगा। दोस्तों पिछले जो वीडियो में मैंने साहित्यकारों से 2 से 3 प्रश्न आए थे, वो बताया था कि साहित्यकार से हर बार प्रश्न आता है। ये देखिए 20 में भी बाल कवि बैरागी के बारे में पूछा गया है। एक बार कवि प्रदीप के बारे में भी प्रश्न आ चुका है, जहाँ तक मुझे याद है उनका वास्तविक नाम पूछा था। तो इस तरीके से जो है तो आपको साहित्यकार से 1 से 2 प्रश्न मिलते हैं। साहित्यकार को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद 27वां प्रश्न हमारा है, 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो ये आपके उज्जैन में संपन्न होती है। अगर आप उज्जैन में जो है तो दर्शन करते हैं तो वहाँ पे ये जो आपकी परिक्रमा है वो संपन्न हो जाती है। पर्यटन स्थल से भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने बताया था पर्यटन से 1 से 2 प्रश्न आता है। ये पर्यटन से प्रश्न है, उज्जैन इसका आंसर होगा। इसके बाद 28वां प्रश्न जो है हमारा, 28वां प्रश्न है हमारा कि राजा भोज के किस कवि ने जो है तो राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? राजा भोज के किस कवि ने जो है तो जैन धर्म स्वीकार किया था? तो अगर हम देखें तो राजा भोज के धनपाल जो थे, कौन? धनपाल उनके एक कवि थे जो कि जैन धर्म के वाले थे पहले, बाद में उन्होंने जो पहले हिंदू धर्म से थे, बाद में उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। ये 2020 में राजा भोज के जो उनके यहाँ दरबार में जो बहुत ही विदुषी राजा भोज के दरबार में जो बहुत ही बड़े और विशिष्ट लोग हुआ करते थे, उनमें धनपाल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रतिष्ठित कवि थे, इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था, इसलिए यहाँ से प्रश्न आया था। इसके बाद जो है तो आपका 29वां प्रश्न अगर हम देखें, 29वां प्रश्न है हमारा, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का नाम
यह भी था। ये भी आपके किससे प्रश्न आया है? ये भी आपके पर्यटन से प्रश्न आया हुआ है। इसका आंसर है आपका काकड़धाम। देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न आपको पर्यटन से मिल चुके हैं। तो इस तरीके से पर्यटन से हर बार प्रश्न आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद 30वां प्रश्न हम देखें, टांटिया भील का वास्तविक नाम। इसके पहले हमने भूरीबाई के बारे में पढ़ा। अब देखिए टांटिया भील का प्रश्न यहाँ पे आ गया, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम जो है टांटिया था। इनका क्या नाम था? वास्तविक नाम टांटिया था। और टांटिया ये जो है तो इनका जो नाम है वो अंग्रेज़ों ने दिया था। इसके बाद इसका 31वां प्रश्न जो है हमारा, 31वां प्रश्न आप देखें तो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? ये आपके पॉलिटिकल जो मध्य प्रदेश है, आपका राजनीतिक जो मध्य प्रदेश है, वहाँ से ये प्रश्न जो है तो आया है। संवैधानिक व्यवस्था अब यूनिट 5 में है, मध्य प्रदेश और भारत की संवैधानिक व्यवस्था, वहाँ से ये प्रश्न आपको आया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बने। इसके बाद 32वां प्रश्न जो है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग और बहुत ही टफ प्रश्न माना जा रहा था। ये प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहा? तो देखिए नेता प्रतिपक्ष के पद पर जो मुख्यमंत्री नहीं होता, यानी कि जैसे निवर्तमान मुख्यमंत्री जो होता है वो ज़्यादातर समय आप देखेंगे तो वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर ही रहता है। यानी कि जब उसकी सरकार नहीं होती तो नेता प्रतिपक्ष रहता है, और जब सरकार आती है तो वो मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो कि नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। उनमें से आप अगर देखें तो 2 ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनमें दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा, वो कभी भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, है ना। तो मोतीलाल और दिग्विजय सिंह जो है तो कभी प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे। इसके बाद 33वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। इसकी ये प्रश्न जो है तो हालांकि बहुत ही टफ प्रश्न था, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ऐसा प्रश्न भी जो है तो आ सकता है। और ऐसे प्रश्नों के पीछे आपको परेशान नहीं होना है। हर बार एमपीपीएससी में 2 से 5 प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि इस तरीके के प्रश्न होते हैं, और कई बार बच्चे ऐसे प्रश्नों के पीछे पढ़ करके जो सरल प्रश्न है उनको गलत कर देते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा टफ प्रश्नों के पीछे नहीं भागना है, आपको सरल प्रश्नों को पहले टारगेट करना है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निधन संबंधी उल्लेख, राज्यपाल का अभिभाषण, शपथ या प्रतिज्ञान। तो इसमें से कौन सा जो है तो आपका सही उत्तर होगा, कौन सा सही क्रम होगा? तो 33वां जो प्रश्न है आपका, इसका आंसर है बी, CBDA। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। इसके बाद 34वां प्रश्न की ओर चलें। 34वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से कौन भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? ये प्रश्न भी आपके संवैधानिक व्यवस्था से जो उच्च न्यायालय है वहां से आया हुआ है। इसका आंसर है आपका सी, SK झा। न्यायमूर्ति SK झा जो है तो कभी भी जो है तो सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे। ठीक, तो इसका आंसर जो है तो आपका सी होगा। देखिए पिछले बार यानी कि 2023 में भी यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ है न्यायालय से, जो कि आप वीडियो देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र कितनी होती है अधिकतम? तो 62 वर्ष होती है। तो वहाँ से प्रश्न, तो हर बार न्यायालय से एक प्रश्न जो है तो आपको देखने को मिलता है। इसके बाद 35वां और अंतिम प्रश्न जो है, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थान के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर है आपका विकल्प जो है इसका 1, यानी कि ए, 243T1। 243T1 में अनुसूचित जातियों के लिए जो है तो आरक्षण की बात कही गई है। तो इस तरीके से एमपीपीएससी 2020 में एमपीजीके का जो वेटेज था वो 35 प्रश्नों का था। 35 प्रश्न आए थे। 2023 का मैंने आपको पीवाईक्यू बताया एमपीजीके का, उसमें 30 प्रश्न आए थे। तो यानी कि 30 से 35 प्रश्न जो है तो हर बार एमपीपीएससी प्री में एमपीजीके के पूछे जा रहे हैं। तो आपको एमपीजीके पर विशेष फोकस करना है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो साथियों, इसी तरीके के नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।